मैं जीवन हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन सब कुछ ले भी लेता हूँ। मेरे राज्य में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, थके हुए जीवों के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरी सरहदें भरी हुई हैं योद्धाओं से, काबिल लड़ाकों से, क्योंकि मैं हूँ सैवेज किंगडम और मुझ पर राज है किंग सेकिकामा का। वेल दोस्तों, सेकिकामा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। सेकिकामा द कोलोसल किंग ऑफ सैवेज किंगडम। वेल दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि सेकिकामा कौन है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि सेकिकामा मार्श प्राइड पर राज करने वाला एक ऐसा शेर है जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया को शेर की जिंदगी के एक नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस किया और दुनिया को बताया कि शेर कितने ज्यादा ब्रूटल होते हैं। दोस्तों, एक समय था जब मपोगो लायंस, नॉच और मजिंगलानी शेरों का काफी दबदबा था, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर कोई शेर है जिसे दुनिया एक नजर देखना चाहती है तो वो है किंग सेकिकामा। वेल दोस्तों, हमें सेकिकामा के बारे में तो पता है, और जिसे नहीं मालूम है डिटेल में, या हो सकता है आपने कभी ना कभी सेकिकामा के बारे में तो सुना ही होगा, या अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, सच कहूं तो सेकिकामा काफी फेमस है, पर उसके लेगेसी के बारे में हमें थोड़ा ही मालूम है, यानी उसके बच्चे अभी कहाँ हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम सभी को सेकेडी और सेकोटी के बारे में मालूम है, और वह भी इसलिए क्योंकि हमने इसे सैवेज किंगडम डॉक्यूमेंट्री में देखा था। पर आज हम इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे डिसेंडेंट्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूर दूर तक सेकिकामा के वंश का विस्तार किया है। पर यहाँ हम सिर्फ सेकिकामा और उसके चहेते भाई टॉरनोस के लेगेसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर सेलिंडा कोलिशन के बारे में बात किया तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो जाएगी, और मुझे मालूम है इतना टाइम किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सेलिंडा कोलिशन क्या है। हाँ, मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सवाल होंगे। वेल, हर एक का आंसर इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेलिंडा कोलिशन शुरुआत में सेकिकामा के भाइयों का कोलिशन था, जिसे बाद में सेकिकामा ने छोड़ दिया और अपने भाई टॉरनोस के साथ अपने आगे की जिंदगी शुरू की, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। वेल दोस्तों, हम सेकिकामा की जिंदगी में और अंदर जाएं उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सेकेडी के बारे में हम सभी जानते हैं। दरअसल यह सेकिकामा के सेकंड लिटर में पैदा होने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कब था। जब सेकिकामा अपने भाई टॉरनोस के साथ सेलिंडा कोलिशन से अलग हो गया था और मार्श प्राइड पर साल 2013 में कब्जा किया था, तब उसने अपने भाई टॉरनोस के साथ सेकेडी को जन्म दिया था। मजे की बात तो यह है कि सबको लगता है कि सेकेडी सेकिकामा का पहला बेटा है, पर वह ऐसा नहीं है। वह दरअसल सेकंड लिटर में पैदा हुआ था, जिसमें टोटल 5 मेन लायंस थे, जिनमें से एक को तो सेकिकामा ने खुद मार दिया था जब वो सेकिकामा के पार्टनर मात्सुमी के साथ मेटिंग करना चाहता था। इस बात से सेकिकामा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसका बेटा था और सेकिकामा का बेटा अपने माँ मात्सुमी के साथ मेटिंग करने की कोशिश कर रहा था। इस बात से सेकिकामा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे मार डाला। चौथा मेल लायन नेचुरल कारणों से मारा गया। बाकी 3 भाइयों को ब्लॉन्डी, सेकेडी और प्रिटी बॉय नाम दिया गया, और इन तीनों भाइयों ने नदन प्राइड पर कब्जा कर लिया साल 2017 के वक्त, और उस प्राइड में कई कब्ज को जन्म दिया। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों सेकेडी घोला हिल्स, जो उनकी टेरिटरी से 20 किलोमीटर दूर था, वहां चला गया, और वहां जाने के बाद गोहा हिल के एक प्राइड के सभी कब्ज को मार डाला, और मारने के बाद वो वापस आ गया। उसके बाद ब्लॉन्डी और सेकेडी अचानक कहीं गायब हो गए, और सबको यह लगने लगा कि या तो ये दोनों मारे गए होंगे, या फिर ये दोनों भाई गोहा हिल्स में सेटल हो गए होंगे। दोस्तों,
यह समय चल रहा था साल 2020 का। सेकेडी और ब्लॉन्डी के जाने के बाद प्रिटी बॉय अकेला बच गया था और उसे काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा था उसके ही दूसरे भाइयों से, यानी सेकिकामा के दूसरे बेटों से, जिसका दक्षिण पर कब्जा था। और इस कोalition में सेकोटी और उसके तीनों भाई वजीबा, रोमियो और प्रिटी बॉय 2 थे। ऐसे हालात में प्रिटी बॉय ने काफी इफेक्टिव तरीके से एक स्ट्रेटेजी के निर्माण की और उसका इस्तेमाल किया। शुरुआत में उसका सामना अपने ही भाइयों के साथ हुआ, जिसमें वह समझ गया था कि वह अपने छोटे भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकता है और सेकेडी और उसके जो बेटे हैं वो अभी उतने स्ट्रांग नहीं बने हैं कि रेनेगेड्स का मुकाबला कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेनेगेड्स कौन है। दोस्तों, सेकोटी, वजीबा, रोमियो और प्रिटी बॉय 2 के कोalition को हम रेनेगेड्स के नाम से बुलाते हैं। जब प्रिटी बॉय को यह बात समझ आ गई कि वो रेनेगेड्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वह अपने सबसे खास टेरिटरीज को छोड़कर और नदन प्राइड के कुछ फीमेल्स और बाकी कब्स को अपने साथ लेकर लिनियाटी चला गया। और रेनेगेड्स की वजह से नदन प्राइड 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक जो उसके ओरिजिनल टेरिटरी में रह गया और आधा जो प्रिटी बॉय के साथ चला गया। सच कहूं तो प्रिटी बॉय अब अकेला था। इसका फायदा उठाते हुए 4 कोहा हिल मेल्स ने उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसका डाउनफॉल हो गया, पर उसने अपने 4 बेटे और भतीजों के साथ एक नए गठबंधन की निर्माण की। इसका मतलब था कि प्रिटी बॉय ने हार नहीं मानी। अब वो दोबारा खड़ा हो रहा है और अब वो खुद की टेरिटरी बनाएगा। दोस्तों, प्रिटी बॉय की कहानी को अब हम यहीं पर रोकते हैं और अब हम सेकिकामा के उन बेटों को देख लेते हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई को उसके टेरिटरी से निकाला था, और वे थे सेकोटी और रेनेगेड्स। दोस्तों, सेकोटी के बारे में तो सबको पता है। साल 2015 में जन्म लेने वाले इस शेर ने अपना राज कायम करने से पहले ही दुनिया में फेमस हो गया अपने नेचर की वजह से। वह जैसा भी हो, सेकिकामा के लिए वह उसका फेवरेट बेटा था, क्योंकि सच कहूं तो सेकोटी को जितना प्यार और समय सेकिकामा का मिला उतना किसी और बेटे को नहीं मिला। और सेकोटी ने अपने बाप से वह गुण सीखे जो उसे अपने बाप की तरह एक बहुत ही शानदार राजा बनाने में मदद किया। दोस्तों, हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो आपको बता दूं कि जनरली मेल लैंड्स अपने प्राइड से निकाल दिए जाते हैं जब वे 2.5 या फिर 3 साल के होते हैं, लेकिन सेकोटी अपने बाप के साथ और अपने प्राइड में 5 साल तक रहा। दोस्तों, इस बात को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि बाप और बेटे का रिश्ता कितना स्ट्रांग रहा होगा, पर आप सेकिकामा को नहीं जानते हैं। अगर आपको बता दूं कि सेकिकामा ने सेकोटी को अपने साथ क्यों रखा था तो आप काफी हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग हों जो जानते हो कि सेकोटी को सेकिकामा ने अपने साथ क्यों रखा था। जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक बार तो सेकोटी जब अकेले अकेले नॉर्थ प्राइड के टेरिटरी में चला गया, तब सेकेडी, ब्लॉन्डी और प्रिटी बॉय ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, पर उसको बचाने के लिए कुछ ही देर में सेकिकामा और टॉर्नोज आ गए और बाप और बेटों में काफी लड़ाई हुई। इसके बाद सेकोटी को काफी झटका लगा और वह समझ गया कि उसके बड़े भाई काफी ताकतवर है, इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए मार्श प्राइड में जन्मे उसके छोटे भाइयों के साथ कोalition बना लिया, जिनको हमने नाम दिया रेनेगेड्स का। इनके और भी छोटे भाई थे, पर वे नोमैडिक लाइफ के लिए तैयार नहीं थे और वे करीब 1 साल के थे और छोटे थे। नॉर्थ प्राइड में कब्जा करने के बाद सेकोटी और रेनेगेड्स के काफी बच्चे हुए। अगर करंट मेंबर्स की बात करें तो नदन प्राइड में अभी लगभग 20 कब्स हैं और इनमें से ज्यादातर सेकोटी के बच्चे हैं। हाल ही में पिछले साल सेकिकामा और टॉर्नोस ने मार्श प्राइड छोड़ के मेबाब चले गए। ऐसे हालात में मार्श प्राइड पे कोई भी डोमिनेंट शेर नहीं रहा और इसी चीज का फायदा उठाकर सुनामी और गाम नाम के 2 शेरों ने मार्श प्राइड पर टेक ओवर कर लिया और अभी मार्श प्राइड में उनके कई कब्ज हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि लायंस की जिंदगी कभी एक समान नहीं होती है। भले ही बाप और अंकल ने अपने घर को छोड़ दिया हो, लेकिन अपने मदर प्राइड को वापस जीतने के लिए
दो रेनिगेट्स ने सुनामी और काम को कड़ी टक्कर दी और रेंजर्स ने एक भयानक फाइट को नोटिस किया, जिससे दोनों ही गठबंधन के शेरों को काफी जख्मों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुनामी अपने नाम की तरह ही काफी खतरनाक शेर था और उसके फाइटिंग स्किल्स बहुत ही टॉप लेवल के थे। ऐसे हालात में सिक्योरिटी और रेनिगेट्स समझ गए कि मार्श प्राइड को जीतना मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही है कि वो नॉर्थ प्राइड में ही रहे जैसा वो अभी तक रह रहे थे। दोस्तों, दरअसल सेकिकामा और उसके भाई टॉर्नोस ने लगभग 12 साल तक मार्श प्राइड पर राज किया और मार्श प्राइड पर जितनी भी शेरनियां थी वे सभी ऑलमोस्ट सेकिकामा और टॉर्नोस के बच्चे थे। ऐसे में अगर सेकिकामा के बेटे ही वापस दोबारा मीटिंग करें तो कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा, इसीलिए बेहतर यही है कि दो नए शेर सुनामी और गाम ने उनको टेक ओवर कर लिया। इसीलिए देखा जाए तो सुनामी और गाम ने जब मार्श प्राइड पर कब्जा किया तो यह लायन डायनेमिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा। दोस्तों, इस पॉइंट पर अब हम रेनिगेट्स की कहानी को यहीं पर कुछ समय के लिए रोकते हैं और शुरू करते हैं मार्श मेल्स की कहानी को, और ये भी सेकिकामा के ही बेटे हैं। दोस्तों, जब रेनिगेट्स मार्श प्राइड पर थे उस वक्त मार्श प्राइड में लगभग 12 बच्चों का जन्म हुआ था और सभी के सभी मेल लायंस थे। रेनिगेट्स के जन्म के बाद 8-9 मेल्स थे, जिनमें से 7 को आइडेंटिफाई किया गया, पर सुनामी और गाम के टेक ओवर करने के वक्त उन्होंने एक को मार दिया और बाकियों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। कुछ रेंजर्स का यह मानना है कि वे माबेब डिप्रेशन में भाग गए। दोस्तों, बोट्सवाना के लायंस का एक नेचर है, वो कब कहां गायब हो जाएगा या फिर कब रीअपियर हो जाएगा ये तो सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिसअपियर होने के 2-3 साल बाद अचानक कहीं से वापस आ जाते हैं, जैसा कि पिछले साल लास्ट में हुआ था जब सेकिकामा अचानक कहीं गायब हो गया था और हम सभी लायन फैंस को ये लगा कि सेकिकामा शायद मारा गया हो, पर हम सब के सोच के उलट सेकिकामा लौट आया। ठीक अपने बाप सेकिकामा की तरह ही मार्श मेल्स भी लौट आए। इनमें से सब एक दूसरे से काफी मिलते जुलते लगने लगे, क्योंकि इनमें से कुछ ट्विंस भी थे। इनके माँ बाप डिप्रेशन में जाने के बाद 2 भाइयों को देखा गया जो सच में ट्विंस थे, और मजे की बात यह है कि इस साल मार्च के वक्त वहां पर सेलिंडा मेल्स को भी देखा गया, जो कि सेकिकामा का भाई हो सकता है, और कुछ दिनों पहले वहीं पर सेकिकामा और टॉर्नोस को भी देखा गया। यह तो अब समय ही बताएगा कि इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जैसे इनके पिता, अंकल इनके कंपटीशन बनेंगे या फिर इनके पार्टनर्स बनेंगे। दोस्तों, अब तक हमने सेकिकामा के उन बेटों के बारे में बात की जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन अब हम सेकिकामा के सबसे बड़े बेटे के बारे में बात करेंगे, जिसके कारनामे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सेकिकामा के सबसे बड़े बेटे का नाम है फकारा। ये नाम हमने अभी तक ज्यादा नहीं सुना होगा, पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह सेकिकामा का सबसे बड़ा बेटा है। साल 2010 के वक्त सेलिंडा मिल्स यानी सेकिकामा और उसके भाई जब सबूटी आए और उन्होंने सबसे पहले नदन प्राइड पर कब्जा किया, और इसी प्राइड में साल 2011 में जन्म हुआ फकारा, ट्रम्प, सेक्सवापा, सावा और स्कार नोज का। दोस्तों, इस लायन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर इसके नोज में एक स्कार है, इसलिए हम सब इसे स्कार नोज के नाम से ही बुलाएंगे। इन्होंने सबूटी छोड़कर साल 2015 में दूरदरार बेस ओकावांगो डेल्टा की तरफ चला गया। दरअसल इन मेल्स को डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था। ऑल्दो इस बात पर काफी डिबेट्स हैं, पर टाइमलाइन और टेरिटरी पर ध्यान दे तो ये सेकिकामा, टॉर्नोस और शायद बाकी सेलिंडा मेल्स के ही बच्चे हैं। अब ओकावांगो डेल्टा के खवाई रीजन में इनका साम्राज्य शुरू हुआ। पहले इन्होंने NG-19 नाम के रीजन को, उसके बाद NG-18 को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद दालोदी और सेबल वैली को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यह कॉलिशन काफी बड़ा था, इसीलिए इन्होंने एक बड़े टेरिटरी पर कब्जा किया, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस टेरिटरी पर कब्जा किया वह फर्स्ट ऑफ ऑल इतना फेमिलियर नहीं था जैसे कि सबूटी था, और काफी डिफरेंट था, और इनके बर्थ प्लेस से दूर भी था। और दूसरा, यह जिस टेरिटरी में राज कर रहे थे
वह अफ्रीका के सबसे कंपटीशन वाले इलाकों में से एक था। दोस्तों, आप में से जिन्होंने डूबा बॉयज के बारे में मेरा ये वीडियो देखा है वो भली भांति जानते होंगे कि ओकावागो डेल्टा कितना कंपटीशन से भरा हुआ है। और खावाई रीजन की बात ही अलग है। यहाँ पर फकारा और उसके भाइयों ने काफी कब्ज को जन्म दिया और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बेटों ने लगभग 5 से भी ज्यादा प्राइड्स पर कब्जा कर रखा है, जिसका रिजल्ट ये है कि उन सभी प्राइड्स में मोस्टली फीमेल कब्ज का जन्म हुआ और उनके काफी बेटे तो नोमैडिक हैं और कुछ तो शायद गायब भी हो गए हैं। अभी रिसेंटली फकारा के 4 कब्ज हैं जो एडल्टहुड तक पहुंच सकते हैं कुछ ही सालों में। ओकावागो के मिल्स काफी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं क्योंकि इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है हंटिंग के लिए, जैसा कि डेजर्ट लैंड्स करते हैं। पर दोस्तों, फकारा और उसके भाइयों ने किसी भी इंट्रूडर यानी घुसपैठियों को कभी नहीं बख्शा और अपने बाप और दादाओं की तरह जो भी उनके रास्ते में आया उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर दोस्तों, हर उगता सूरज ढलता है और अफ्रीका में एक कॉलिशन जो एक समय पर पीक पे होता है, अगले ही समय उसकी भी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में दूसरे कॉलिशन की तरह इनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया और इसकी शुरुआत हुई स्कारनोस और सावा से, जो समय के साथ साथ अपने भाइयों के साथ कम टाइम स्पेंड करने लगा क्योंकि इनका टेरिटरी काफी बड़ा था और इनमें काफी फीमेल्स थी और फीमेल्स के चक्कर में इन दोनों भाइयों ने अपने बाकी भाइयों से अलग रहना पसंद करने लगा। और एक समय वह भी आया जब सावा और स्कारनोस कहीं गायब हो गया और वे दोबारा कभी नहीं दिखे। पर अभी भी इस कॉलिशन में 3 स्ट्रॉन्ग लायंस थे, फकारा, ट्रम्प और सक्सवापा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि अगस्त 2022 में सक्सवापा कहीं गायब हो गया और रेंजर्स ने यह अनुमान लगाया कि हो ना हो वह मारा गया होगा। दरअसल वह काफी अलग था और हमेशा इंट्रूडर पे सबसे पहले हमला करता था और वह किसी से डरता नहीं था, बिल्कुल अपने बाप टॉरनोस की तरह। उसके गायब होने के बाद तालोदी और सेबल एली का टेरिटरी फकारा और टरम के हाथ से चली गई। ऑल्दो फकारा ने कोशिश की कि खावाई रीजन के NG-18 का इलाका उनका ही बना रहे, लेकिन वहां पर दूसरे शेरों ने आक्रमण कर दिया और ये शेर थे स्प्लैश मेल्स। इन्होंने फकारा को काफी परेशान किया, जिससे तंग आकर फकारा और ट्रम्प कुछ फीमेल्स के साथ और अपने 8 एडल्ट कब्स के साथ लिनियाटी चला गया, जो उसके NG-18 टेरिटरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पर दोस्तों, लिनियाटी काफी अनस्टेबल इलाका है और यहाँ पर उसके फैमिली को सेटल करना काफी मुश्किल काम है। दोस्तों, गाइड्स की माने तो वो लिनियाटी में ऑलमोस्ट 1 महीना रहा। सभी सोच रहे थे कि क्या फकारा अब सवोटी वापस लौट जाएगा या वो बॉर्डर क्रॉस करके नामीबिया चला जाएगा और वहां जाकर वो डेजर्ट लैंड्स के साथ रहने लगेगा। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली फकारा मारा जाता, क्योंकि नामीबिया लायंस के ट्रॉफी हंटिंग के लिए काफी बदनाम जगह है और यहाँ हंटिंग के ज्यादा सोर्सेस नहीं है जैसा कि डेजर्ट वाले इलाके में है। लेकिन सबको हैरान करते हुए फकारा अपने फीमेल्स और कब्स के साथ फिर से खावाई NG-18 वापस लौट गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था पहले की तुलना में। पर इस बार उसके साथ ट्रम्प नजर नहीं आ रहा था। कोई नहीं जानता कि वो कहां गया था या फिर वह मारा गया था। लेकिन अब फकारा को सरवाइव करने के लिए शायद सेमी नोमैडिक लाइफ जीना होगा और अपने प्राइड को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और अगर उसे लंबे समय तक जीवित रहना है तो उसे अपने बेटों के साथ गठबंधन की निर्माण तो करनी ही होगी, जैसा कि उसके हाफ ब्रदर प्रिटी बॉय ने किया। ऑल्दो फकारा और उसके भाई सेकिकामा के लिए दूसरा सबसे बड़ा सक्सेस है, क्योंकि इन्होंने टोटल 8 सालों तक खावाई में राज किया और सबसे ज्यादा कब्ज को एडल्टहुड तक पहुंचाया। दोस्तों, ये तो रही फकारा और उसके भाइयों की कहानी। अब थोड़ा रोशनी डालते हैं मार्श प्राइड पर। मैंने फकारा और उसके भाइयों को सेकंड सबसे बड़ा सक्सेस बताया सेकिकामा के बच्चों में, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मार्श प्राइड ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि सेकिकामा और टॉरनोस ने 12 साल तक राज किया, साल 2010 से लेकर साल 2022 तक। इसकी वजह से मार्श प्राइड के सारे फीमेल्स
उनके ही डिसेंडेंट्स हैं, सिर्फ मात्सुमी को छोड़कर। और लायन डायनेमिक्स में मेल कप्स अपने जीन्स को दूर दूर तक फैला सकते हैं, पर वह आते जाते रहते हैं। वह मर भी सकते हैं अपना लेगेसी छोड़ने से पहले। इस अनसर्टेनिटी में एक एडल्ट फीमेल उसी के टेरिटरी में रह जाती है और इस वजह से ब्लड लाइन मेंटेन रहता है। इस बात पर कुछ लायन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, मेल्स कम एंड गो बट फीमेल्स स्टे। वेल, अगर बात करें सेकोटी की, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो वह मार्श प्राइड के कुछ फीमेल्स को स्प्लिट करके अपने एरिया में ले गया और उन्हें नदर्न प्राइड के साथ जोड़ दिया। हालांकि मार्श प्राइड की लेगेसी काफी बड़ी है, क्योंकि अगर उन मेंबर्स की बात करें जो गायब हो गए हैं तो वे लगभग 20 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, इससे हम यह कह सकते हैं कि सेकिकामा की लेगेसी ऑफ कोर्स विदाउट ए डाउट काफी मैग्निफिसेंट है। अपने 12 साल के राज में उसने ऐसे कप्स को प्रोड्यूस किया कि अब कई बड़े बड़े कॉलेजन भी उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। वे ऑफ कोर्स अपने बाप के बेटे हैं, रोमियो और सिल्वर आई। पर रोमियो और सिल्वर आई की लेगेसी शायद इनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा है और सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो एक डियो होने के बावजूद इनसे कई गुना ज्यादा टेरिटरी एस्टैब्लिश कर पाए थे। और उनके बाद जो सेलिंडा मेल्स आए वो भी रोमियो और सिल्वर आई के बेटे हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं सेकिकामा और डॉन नोज के बाप रोमियो और सिल्वर आई पर, तो आप कमेंट में मुझे बताइए। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे इसके बारे में बताइए। और अगर आप ठीक सेकिकामा की तरह मपोको लैंड्स की लेगेसी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जेल से भागना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन 3 लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया और 50 साल बाद जब रहस्य खुला तो सभी दंग रह गए। दोस्तों, इस स्टोरी को मैंने कवर किया है अपने दूसरे चैनल फैक्ट्स फाइलम स्टूडियो में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिंड कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।